राहुल गांधी पर राष्ट्र विरोधी होने का आरोप। प्रतिपक्ष के नेता हैं, कांग्रेस के सबसे बड़े नेता हैं राहुल गांधी, और इस तरह के आरोप बाकायदा अपोजिशन। लेकिन ये तो वहां जाकर कह रहे हैं कि वहां पर ऐसा तुम कड़ा पहनना मुश्किल होगा, पगड़ी नहीं पहन सकेंगे। अमेरिका में मैंने आप खालिस्तानियों को एक तरह से उसकी बात को समर्थन कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एडिटर साहिब में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप एडिटर साहिब देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और आपकी जो राय हो उससे भी हमें अवश्य अवगत कराएं। राहुल गांधी पर राष्ट्र विरोधी होने का आरोप। प्रतिपक्ष के नेता हैं, कांग्रेस के सबसे बड़े नेता हैं राहुल गांधी, और इस तरह के आरोप बाकायदा अपोजिशन, मतलब जो इस समय सत्ता में है या दूसरे लोग हैं, वो इस बात को कह रहे हैं कि वो देश के बाहर जाकर के जो बातें कह रहे हैं वो राष्ट्र विरोधी हैं। अब ठीक है, कानून क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट अभिव्यक्ति का अधिकार है, भारत में है, दुनिया में है, लेकिन किस हद तक कहाँ कहने का क्या असर होगा, ये मुद्दा बना है। और आप चूंकि यदि नियमित रूप से यदि कभी मुझे फॉलो करते हो, मेरी बातें पढ़ते हो, तो मैंने पिछले हफ्ते संडे गार्जियन में भी और अखबारों में भी, हिंदी में भी ये कॉलम लिखा कि राहुल गांधी अमेरिका से चुनाव लड़ना चाहते हैं या यूपी से सत्ता पाना चाहते हैं। चुनाव नहीं, बल्कि मैंने कहा सत्ता पाने का रास्ता यूपी से है या अमेरिका से। इसी तरह से 2 दिन पहले ही, आप कोई ज्यादा देर की बात नहीं है, 2 दिन पहले ही मैंने जब उनको सेम अंकल बने, सेम पिट्रोदा के निमंत्रण के अनाउंसमेंट के साथ उनके जाने का कार्यक्रम बना, तब भी मैंने अपने वीडियो में आप उठा करके देख लीजिए, एडिटर साहिब में मैंने यही शंका व्यक्त की थी कि भारत के बाहर जाकर के वही बातें, उस तरह के गंभीर आरोप लगाएंगे और क्या उसमें उसके कितने वेस्टेड इंटरेस्ट का फायदा उठा सकते हैं। चलिए, आप मेरी बात ना आज की बात ही सुन लीजिए। ये सही है कि उस पर कानूनी रूप से कुछ हो न हो, लेकिन राष्ट्र विरोधी कहने के केवल आरोप बात नहीं है। जो उन्होंने बातें कही है वो निश्चित रूप से बहुत ही गंभीर है एक बड़े नेता के रूप। देखिए, कोई खालिस्तानी वहां पर जाकर के यदि बोले कि देखिए इसलिए हम खालिस्तान चाहते हैं कि चूंकि वहां पर तो हमारे धर्म के लोगों के लिए बड़ा है, मुश्किल है, खतरे में है, इसलिए कई लोग तो असाइलम लेते हैं ना इस नाम पर कहीं जाकर के, या हम इसलिए खालिस्तान बनाना चाहते हैं कि सिख समुदाय को हम उनका ज्यादा अधिकार मिले, सुरक्षा मिले। राहुल गांधी कह रहे हैं कि देश में ऐसी स्थिति है कि सिख सामने कोई वहां पर बैठे हुए, अमेरिका में यूनिवर्सिटी में बैठे हुए एक सिख युवा के उन्होंने नाम पूछा उसका, और उसके बाद कहा कि अच्छा, भारत में तो ऐसी स्थिति है कि अब कड़ा नहीं पहन सकेंगे, पगड़ी नहीं पहन सकेंगे, क्या स्थिति, गुरुद्वारे में घुस भी पाएंगे कि नहीं। ऐसा गंभीर आरोप तो शायद कोई बिल्कुल पाकिस्तान का आदमी भी शायद नहीं लगा सकता है। हमने तो पाकिस्तान के रास्ते भी खुले कि वहां जाकर के आदमी कहीं धार्मिक स्थान पर जाना है तो जा सके। सिख धर्म के अनुयायी स्वर्ण मंदिर में कितने लाखों करोड़ों लोग हर साल जाते हैं। दिल्ली के शीशगंज गुरुद्वारा हो, रकाबगंज गुरुद्वारा हो या पटना साहिब हो, देश के जिन हिस्सों में, दूर दराज पहाड़ों में, उत्तराखंड में ऐसे सिख धार्मिक स्थान है जहां पर हर धर्म के लोग जाते हैं। सिख तो छोड़िए, सिख तो जा ही सकते हैं नहीं, उनका अधिकार नहीं। लंगर में भी सब कितने जाते हैं। जो इसी तरह से कोई अजमेर शरीफ जाता है, कहीं कोई धार्मिक स्थानों पर जाता है, और कई हिंदू मंदिर ऐसे हैं, हनुमान मंदिर, जहां पर अल्पसंख्यक समुदाय के लोग भी, युवा, कई ऐसे बच्चे, लड़के लड़कियां हैं जिनको हमने देखा है, जाना है, चाहे वो पटना हो, चाहे उत्तर प्रदेश लखनऊ हो, वहां पर वो लोग भी जाकर के हाथ जोड़ लेते हैं। तो कोई उनको रोकता थोड़ी है कि आप हनुमान मंदिर में क्यों आ गए, किस धर्म के हैं। कुछ स्थानों पर हो सकता है लिखा जाए कि आप सिर्फ हिंदू अलाउ है, वो 1-2 बड़े ऐसे स्थान हैं, अन्यथा सामान्यतः जो सामान्य है उनमें कोई मित्र के साथ युवा जा रहा है, लड़की जा रही है, उस पर कोई आपत्ति नहीं होती। महिला जा रही है, कई लोग घरों में अपने हिसाब से मनाते हैं, दिवाली भी वैसे बनाते हैं। ये तो एक गंभीर आरोप, ये आप वहां कहना खालिस्तानी, इसलिए मैंने इससे शुरू किया। मैं दूसरे राजनीतिक मुद्दे पर बाद में आपसे बात उठाऊंगा। ये सबसे गंभीर मुद्दा है, ये कहना कि धर्म केवल एक ही इस तरह के धर्म नहीं कर सकते हैं। और उस जगह पर जहां मास्टर राहुल हमारे साथ यात्रा पर थे, जब राहुल गांधी हमारे साथ, मतलब मैं उनके साथ था, ये कहूंगा, मैं नहीं कहूंगा कि राहुल गांधी मेरे साथ थे। राजीव गांधी की जो 85 में यात्रा हुई,
में, उसमें आज भी मेरे पास वो रखा हुआ है बुकलेट, जिसमें राहुल गांधी, मास्टर राहुल और बेबी प्रियंका लिखा हुआ है। सोनिया गांधी तो थी ही। और जिस समय यूनियन के बाहर खालिस्तान के नारे लगाने वाले लोग यूनाइटेड नेशंस के बाहर या कई और स्थानों पर वाशिंगटन में ऐसे जो खालिस्तानी समूह होते थे वो प्रदर्शन कर रहे होते थे, और बाद में भी कई प्रधानमंत्री, राजीव गांधी ने उसके बाद के प्रधानमंत्रियों के समय में भी, और कनाडा में तो इस समय एक शरणगाह बना लिया है खालिस्तानी लोगों को, उसको भारत सरकार से कितने उस पर विवाद चल रहा है, आपत्तियां हो रही हैं। और लंदन में कुछ ऐसे समूह हैं जिनको स्वतंत्रता के नाम पर वो सक्रिय हैं, खालिस्तान के नाम पर। ये तो उससे भी बड़ी भाषा बोल रहे हैं। वो ये तो नहीं कह रहे हैं कि आप गुरुद्वारा में नहीं जा सकते, वो तो चुपके से आ जाते हैं, नाम बदल करके भी आ जाते हैं, किसी और फंडिंग से लेकर के आते हैं, वहां से पैसा यहां भेजते हैं। लेकिन ये तो वहां जाकर कह रहे हैं कि वहां पर ऐसा तुम कड़ा पहनना मुश्किल होगा, पगड़ी नहीं पहन सकेंगे। अमेरिका में मैंने आप खालिस्तानियों को एक तरह से उसकी बात को समर्थन कर रहे हैं। जिस सारा विवाद, और भारत में हिंदू, सिख, इस्लाम को मानने वाले हों, मुस्लिम हों, ईसाई हों, बौद्ध हों, जो धर्म हो, नए मानने वाले हों, उन सब के लिए जो सूट है, तो ये बहुत गंभीर उन्होंने बात क्यों कही, ये उसके बाद उसका क्या स्पष्टीकरण नहीं हो सकता। वो कहें कि मैंने ऐसा कहा, ऐसी स्थिति आ सकती है, ऐसी स्थिति नहीं कभी आ सकती, ना आएगी, ऐसा कहना विदेश में। दूसरा, चुनाव आयोग को लेकर, अदालत को लेकर के मैंने पहले भी कहा है, उन्होंने कुछ इस तरह की बातें बोलते थे, लेकिन इस बार फिर चुनाव आयोग ने कहा कि 2024 का इलेक्शन कंट्रोल्ड इलेक्शन था। मोदी सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नियंत्रित हुआ, इसलिए हम नहीं जीत पाए, और बीजेपी जीत गई, वरना नहीं जीत सकती थी। उससे कुछ महीने पहले यदि कर्नाटक में चुनाव हुए, हिमाचल में चुनाव हुए, या आज भी कांग्रेस को 99 सीट्स में आकर के आ गई, तो वो किस बल पर आई हैं? वो यदि निष्पक्ष नहीं होता तो क्या स्मृति ईरानी हार सकती थी, जिसको इनका इलाका है, जहां स्मृति ईरानी ने खुद राहुल गांधी को हराया था। उस समय ये बात कहते तो लोग कह सकते साहब हमारे इलाके में ऐसा कर दिया, लेकिन के शर्मा जीते हैं। यदि कंट्रोल्ड होना तो क्या अमेठी जैसी प्रतिष्ठित सीट पर और रायबरेली की प्रतिष्ठित सीट पर राहुल गांधी जीत सकते थे क्या? यदि कंट्रोल्ड, यदि मोदी के हिसाब से ही चलना होता तो दो मेरे से बड़े उदाहरण, ऐसे कितने ही नाम हैं। मतलब महाराष्ट्र में है, कांग्रेस को वहां मिला, कर्नाटक में सीटें मिली, अब जहां नहीं मिली उसके लिए आप जिम्मेदार हैं, उनकी पार्टी जिम्मेदार है, संगठन कमजोर है। चुनाव आयोग पर इतना गंभीर आरोप कि लोकतंत्र में सब कुछ सुविधानुसार टाइम टेबल बनाया गया। ये राहुल गांधी जी कभी इसीलिए मंत्री नहीं बने तो उनको ये बात मालूम नहीं है। राज्य सरकारों से कितनी बार चुनाव आयोग के सदस्य, मेंबर, खुद प्रमुख चीफ इलेक्शन कमिश्नर जाते हैं चुनाव की तैयारी के लिए, चूंकि स्टेट की मशीनरी काम करती है। फिर पैरामिलिट्री फोर्सेज, या जहां जहां जम्मू कश्मीर में चुनाव है, हरियाणा चुनाव है, सेंसिटिव इलाकों में, यदि कल बिहार, झारखंड में चुनाव होगा या महाराष्ट्र में होगा, तो अर्धसैनिक बल कहां पर हो। जब एक साथ लोकसभा चुनाव होते हैं तो और भी ध्यान रखना होता है। तो स्थानीय सरकारों, स्थानीय अधिकारियों से तालमेल करके किस मौसम में, यदि बहुत बर्फ गिरने वाली है तो चुनाव जैसा रास्ते ही बंद होंगे, कोई वोट नहीं डाल पाएगा, तो कश्मीर में चुनाव नहीं होंगे। यदि नियंत्रित चुनाव होते तो क्या इंजीनियर जम्मू कश्मीर में जो आतंकवादी आरोपों में जेल में बंद है, क्या उस पर मैं कई बार कह चुका हूं, फिर से राहुल गांधी को याद दिलाना चाहते हैं कि क्या वो ऐसा जीत सकता था नियंत्रित होने पर? क्या सरकार कहती हाँ भाई, क्योंकि हमारे यहाँ छूट है, इलेक्शन कमीशन कहता नहीं, जब तक साबित होकर के इतने साल की सजा नहीं हुई है तब तक चुनाव लड़ सकता है, जेल से लड़ सकता है। जेल से अरविंद केजरीवाल, जो उनके पार्टनर हैं राहुल गांधी के, बड़े ही गठबंधन के, वो जेल में रह के मुख्यमंत्री रह सकते हैं। एक आतंकवादी चुनाव लड़ सकता है, उसके बाद आप कहें कि नहीं, न्याय व्यवस्था नहीं, सब कुछ खत्म हो गया है, कुछ ही पूंजीपतियों के हाथ में है। तो अमेरिका में जाकर के आप पूंजीपतियों के खिलाफ कह रहे हैं कि सब वहां पर करीब पोर्ट किसको दे दिए गए। अरे पोर्ट का यदि आपको टेंडर निकलेगा, उसमें जो सबसे सही दाम पर जिसको लगा सकता है, वो, मैं भी किसी के पक्ष में नहीं हूं किसको मिले, लेकिन जिसकी विशेषज्ञता होगी। यदि मैं मीडिया का काम जानता हूं तो मुझे कोई स्वीट डिश बनाने का या कोई ऐसा काम तो नहीं दे देगा ना, या फाइनेंस की किसी कंपनी में मुझे रख देगा तो लोग कहेंगे कि आपका क्या लेना है, मुझे हिसाब करना ही नहीं आएगा। या कोई लीगल अदालत में, मान लो मेरे पास तो धाराओं का यदि नहीं पता है मुझे, तो मैं अदालत में मैं तो फेल हो जाऊंगा, मुझे कोई लीगल एडवाइजर बना लेगा। सो ऐसी स्थिति तो नहीं है। तो इलेक्शन कमीशन ने इतनी छूट दी, इतनी सब जगह से विभिन्न पार्टियों के लोग जीते। नॉर्थ ईस्ट में भी पहले से कुछ ज्यादा आया, कहीं कम आया। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए को सरकार बनाना पड़ी, वो अपनी कमजोरियां उनकी रही, कुछ कमियां हुई होगी इसलिए।
लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह ने जिस तूफानी अभियान या उनकी पार्टी के लोगों ने हर जगह शिवराज सिंह अपने बल पर, और उसके बाद जो नए मुख्यमंत्री बने थे मोहन यादव, उनके बल पर जीते। यदि उत्तर प्रदेश में कोई कमी रही होगी योगी आदित्यनाथ की, जिसकी वजह से सरकार के प्रशासन या उनके एमपीज, उनके जो लोग पहले से पूर्व सांसद थे, उनकी कमजोरी रही तो वहां नहीं जीत पाए। तो वहां जीते ना, वहां दूसरी समाजवादी पार्टी कैसे 37 जीती? यदि नियंत्रित होता तो क्या योगी आदित्यनाथ या केंद्र की सरकार और चुनाव आयोग चाहता था कि समाजवादी पार्टी को 37 सीटें आ जाए, बीजेपी हार जाए? इस बात का थोड़ा सा समीक्षा तो उनको करना चाहिए थी। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी में जनसंघ, इसलिए कहा कि जनसंघ पहले था, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इसके बारे में बड़ा अध्ययन, यदि वो वेद पुराण भी पढ़ते रहते हैं, धार्मिक अपने जो हाथ दिखाने की बात, राहुल गांधी जो उनके चुनाव चिन्ह है उसको भी वो कहते नहीं, हम तो बिल्कुल इस तरह सबके एकता की बात करते हैं, लेकिन नहीं, वो जिस ढंग से जो बातें कहते हैं, आप ये देखिए कि क्या ऐसी स्थितियां हैं। आप चुनाव को आप गलत बताते हैं, आप उन संस्थाओं के बारे में बोलते हैं। ये वो कैसे कह सकते हैं कि भाई भाजपा और आरएसएस महिलाओं को सिर्फ किचन में देखना चाहती है? राहुल गांधी, कुछ तो संघ का इतिहास पढ़ लीजिए, अपने ही किसी सहयोगी से कहिए निकाल करके दे दे, शायद गूगल पे भी आपको मिल जाएगा। वो टेक्सास और वाशिंगटन यूनिवर्सिटी में आप जो बोल रहे हैं वो तो 1 मिनट में जब आरएसएस पर डालेंगे तो उसमें मिलेगा कि राष्ट्र सेविका समिति जो है, जो बनाई गई, वो कब से बनी? राष्ट्र सेविका समिति आजादी से पहले की है, 1936। राहुल जी, न मैं पैदा हुआ था, न आप पैदा हुए थे। उस समय संघ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक संस्था अलग से, जैसे आपके यहां से बदल रहा तो उसको अलग छूट थी, लेकिन चलिए आप उसको कहीं कांग्रेस का ही प्रूफ है। ऐसे ही संघ में एक राष्ट्र, ठीक है, उस समय इतना ज्यादा नहीं, बट धीरे धीरे विस्तार हुआ होगा। अभी भी आज भी बताया जाता है कि 800-900 उसकी अलग अलग प्रकल्प हैं, उसकी शाखाएं हैं, उसकी इतने हजारों महिलाएं हैं। और आप महिलाओं को किचन में बिठाना होता तो आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू विदेश में जाके ये तो याद दिलाइए कि हमें गौरव है हमारे लोकतंत्र पे, जहां कांग्रेस की प्रतिभा पाटिल, जो कभी एनसीसी में थी, और उनको सपोर्ट और पार्टियों का भी मिला, इसीलिए उस गठबंधन में प्रतिभा पाटिल महिला राष्ट्रपति बनी। और उनका भी कोई संघ से ऐसा नहीं था, वो सब लोगों के साथ उनके अच्छे संबंध, व्यक्तिगत रूप से भी ऐसी दुश्मनी, इसको कह सकते हैं राजनीतिक मतभेदता रही, लेकिन ऐसा नहीं था। तो प्रतिभा पाटिल यदि बनी है तो द्रौपदी मुर्मू तो, वो तो प्रतिभा पाटिल तो वर्षों तक लड़ाई राजनीति में रहने के बाद बनी। द्रौपदी मुर्मू आदिवासी इलाके से निकल करके पहले काम किया, विधायक बनी, मंत्री बनी, उसके बाद राज्यपाल बनी, और आज जो है राज्यपाल के बाद वो राष्ट्रपति बनी। लेकिन वो महिला है, वो भारतीय जनता पार्टी के बैनर पर, अब राष्ट्रपति होने के बाद वो किसी पार्टी की नहीं है, लेकिन वो बनी। इसके पहले सुषमा स्वराज, आप सोनिया गांधी से पूछ लेते कि क्या सुषमा स्वराज खाली घर में किचन में काम करती हैं? कई चीजों में वो आपस में एक्सचेंज भी करते थे, घरेलू बातें भी करते थे। लेकिन क्या ये सोचेंगे कि भारत की आज उनकी बेटी बांसुरी स्वराज, वो खुद मेंबर पार्लियामेंट हो गई हैं, वो आपकी तरह नहीं है, वो चुनाव लड़ करके बड़ी काबिलियत करके अटॉर्नी बन करके सॉलिसिटर एक तरह से बहुत अच्छी है, बड़ी कंपनी उन्होंने बना रखी है, और वो उसी परिवार की है जो बीजेपी कर रहा है। तो इससे ये क्या, आपकी सुमित्रा महाजन लोकसभा के अध्यक्ष रही, सोनिया गांधी से तो पूछ लीजिए कि इनके यहां महिलाओं की क्या स्थिति है, हमने उनको देखा है। यदि मीरा कुमार दलित, वो तो जगीर राम की बेटी थी, सुमित्रा महाजन ऐसे किसी परिवार की बेटी नहीं थी, लेकिन सुमित्रा महाजन तो लोकसभा के अध्यक्ष रही। क्या ये महिला बीजेपी की नहीं थी? आज भी है, कभी तो उसकी नेता रही है, मंत्री रही है अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में भी। कितने नाम गिनाए। उमा भारती, बिल्कुल बहुत ही कम शिक्षा पाने के बाद भी, लेकिन उनकी अपनी एक विचारधारा, चाहे हिंदुत्व की विचारधारा कहें, वो किचन में नहीं रही, उनकी जाति के आधार पर ही खाली नहीं बनी है, वो जो कहने को कहा जाता है कि उससे बनी, वो उमा भारती जी बने। ऐसी स्थिति में महिलाओं को लेकर के आप विदेश में, लोकतंत्र में, भारत में लाखों महिला, हमारे आपकी कितनी बेटियां बड़े बड़े पदों पर है, देश दुनिया में है, उनमें कई जो बीजेपी के परिवारों से भी लोग हैं, कुछ और किसी पार्टी के परिवारों से है, उसमें उस विचारधारा के लोग भी हैं। तो ये कहना कि किचन में बिठाने का यदि होता तो बीजेपी को महिलाओं का सबसे अधिक समर्थन मिलता, कि हाँ किचन में ये पार्टी जोड़ देती है, तो महिलाओं का सबसे अधिक वोट किसे मिला? आपको नहीं मिला, गलतफहमी मत रहिए। ये वोट आपके काम और कल्याण के काम, योजनाएं जो दी गई, लड़की पढ़ाओ लड़की बढ़ाओ, शिवराज सिंह चौहान हो या नरेंद्र मोदी हो या मोहन यादव हो या योगी आदित्यनाथ हो, जो भी यदि पढ़ाई के लिए
स्कूली शिक्षा बच्चों की हो, महिलाओं को कहां से कहां मिले। 33% आरक्षण देने का वर्षों तक कांग्रेस राज में चला, एक सदन में पास हुआ, दूसरे में नहीं हुआ, लटका हुआ था। यदि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ये चाहती कि ऐसा नहीं आना चाहिए तो 33% आरक्षण विधानसभाओं में और संसद में हो जाए, इसको बाकायदा कानून बनाकर पास कर दिया गया। आप तो संसद के सदस्य हैं, आपको ये भी नहीं मालूम है कि वो पार्टी के लोग यदि ये कह रहे हैं तो 33% कहां से लाएंगे? किचन में यदि बिठाए रखेंगे तो वो जीत के कैसे आएंगी? ऐसी स्थिति में मुझे ऐसा लगता है। और जहां तक इसकी सवाल है, कितने लोगों ने एक्सेप्ट किया? 77 में मोरारजी देसाई से क्या बड़ा कांग्रेसी नेता, उस जमाने में इंदिरा गांधी से सीनियर नेता थे, उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी सरकार बनाई तो जनसंघ के साथ दादाजी देशमुख और अटल बिहारी वाजपेयी लाल कृष्ण आडवाणी के साथ किया। यहां तक कि वीपी सिंह जिसने विद्रोह किया कांग्रेस पार्टी से, लेकिन वो तो कांग्रेसी थे। मंडल आयोग तो उन्होंने आपको जो जाप जिसका करते रहते हैं जाति जाति, वो जो शुरू किया वीपी सिंह, राजीव गांधी को बर्बाद करने के लिए, उनको चुनाव में पराजित करने के लिए, उनके खिलाफ जो षड्यंत्र हो, वो वीपी सिंह को भी भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से वो सरकार में आए थे। बाद में जनता पार्टी ने समर्थन वापस लिया, तभी तो गिरे। जिस गठबंधन की आप बात कर रहे हैं, वो उनमें कितने लोग, नीतीश कुमार भी कभी भारतीय जनता पार्टी के साथ रह करके, चाहे वो जनता पार्टी के समय से लेकर के आज तक, फिर से वापस भारतीय जनता पार्टी के पास आ गए। क्या वो महिला विरोधी है जिनके बल पर उनको वोट मिलता है? 96 में, 98 में, 99 में कितने ही ऐसे नेता हैं जिनको उस पर हुआ। तीसरा अंतिम, चूंकि ज्यादा समय आपका नहीं लेना चाहता, चीन में बेरोजगारी नहीं है, बिल्कुल नहीं है, और इंडिया में उस भयानक बेरोजगारी है। ठीक है, इंडिया में बेरोजगारी हम नहीं इनकार करते, लेकिन ऐसा नहीं है। जरा उठा के देखिए, 17% से ऊपर तक का पिछले साल का रिकॉर्ड है। चीन तो उसका रिकॉर्ड जारी नहीं करता। आप जिस शहर में बोल रहे हैं, वॉशिंगटन में और टेक्सास में, वहां के अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट तो पढ़ लीजिए, श्रीमान राहुल गांधी। वहां खुद न्यूयॉर्क टाइम्स से छापा, जिस पर आपको भरोसा है, जिसमें आप कई बार भारत के खिलाफ छपता है, लेकिन उसने यही कहा है कि वो संख्या नहीं बताते, लेकिन वहां बेरोजगारी बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ रही है, युवा बहुत निराश है। आप यदि गए हैं तो हम भी चीन गए हैं और चीन देखा है, चीनों में कैसी स्थितियां बिगड़ती जा रही हैं, और पहले जो थी वो धीरे धीरे बिगड़ती गई है 2004 के बाद, 2009 के बाद। और इसीलिए वो कभी अपने दाव पेश करते हैं। ठीक है, ये सही है कि उनका प्रोडक्शन ज्यादा है, जो भारत में आज भी व्यापार होता है, तो अमेरिका जहां बैठे हैं, अमेरिका और चीन का व्यापार भी आपसे हमसे ज्यादा है। इसलिए चीन की तारीफ गुणगान प्रदेश में करना, वहां ये जिक्र नहीं करना कि वो हमारी सीमा पर तब से 62 से घुसा और आज उसकी परिणाम आज भी वो हमारी सीमा पर तनाव करके घुसपैठ करता है, इसके बजाय चीन की आपने तारीफ की। ये सब क्या भारत के पक्ष में है या भारत के विरोध में है? भारत के लोगों को और भारत के बाहर रहने वाले और ऐसे विश्व, यहाँ भारतीय समुदाय में आप नहीं बोल रहे थे, आप यूनिवर्सिटीज दोनों में, जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी वॉशिंगटन में, जिस तरह से टेक्सास में, आप वहां की यूनिवर्सिटी में बोल रहे थे, जहां हम ये नहीं कहेंगे कि भारतीय समुदाय में आप घर की बात कर रहे थे, कमरे में बैठ करके आप गाली दीजिए किसी को, कुछ भी जो कहिए, लेकिन क्या सार्वजनिक रूप से जो बोला, और अभी मैं कहूंगा विदेश में बोले क्या बात है, आप यहां जो बोलते हैं उससे भी भारत का नुकसान बहुत हो रहा है। मैं तो, क्योंकि जितना मीडिया, जैसे आपके वाशिंगटन के भाषण को, टेक्सास के भाषण को तुरंत यहां देखा जा रहा है, ऐसे आप यहां भी भारत के खिलाफ, भारत के लोकतंत्र के खिलाफ जब बोलते हैं कि नष्ट हो रहा है, तब दुनिया में भारत की लोकतंत्र की नाक कटती है, भारत को नुकसान होता है। आप विचार करें, न्यायालय विचार करे और संसद विचार करे। एटोसाई में विराम देते हैं। आप एटोसाई देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें, और जो आपकी राय हो उससे भी हमें अवश्य अवगत कराएं। धन्यवाद, नमस्कार।